सबसे खूबसूरत, साफ सुथरी और दिलों में घर करने वाली ज़बान कौन सी है? हमारे रवैयों की ज़बान होती है। गवर्नेंस का इशू नहीं है, इशू पॉलिटिकल है। शान ने क्या कप्तानी की, बैड कप्तानी की, इस पे यहाँ पर डिजर्व करते हैं वो कप्तानी, आगे उनको ना मिले। सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं क्या है कि द रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लो रेटिंग्स, फेक रिव्यूज, उन सब वो वाली एप्लीकेशन को हटा के ऑथेंटिक एप्लीकेशंस को यूज़ करें। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई मुबारकबाद आई है और ना उनकी तरफ से कोई रब्ता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जिया अनूप खैर रागले भली करे आया वश अद के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे खूबसूरत, साफ सुथरी और दिलों में घर करने वाली ज़बान कौन सी है? हमारे रवैयों की ज़बान होती है ये। कुछ कहे कुछ सुने बगैर सारी बात समझ आ जाती है। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खासियत है। इस नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर पड़ता है। यही बात हम सबको सीखने की ज़रूरत है और यही बात हमारे सियासतदानों को भी आजकल गालिबन सीखने की ज़रूरत है कि जहां पार्लियामान से लेकर टीवी टॉक शोज़ तक हम देखते हैं कि रवैये कुछ सख्त हो गए, तो अपने रवैयों में नरमी लाएं ताकि आप लोगों के दिलों में घर कर सकें, उनके दिलों को जीत सकें। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब भी, लेकिन आज हमने बात की रवैये की और नरमी की। बाय द वे, क्या कुछ है आज शो में? आज शो में है बहुत कुछ। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, ऑब्वियसली, जहां पे पाकिस्तान एक बहुत अच्छे आगाज़ के बाद अब सब लग रहा है कि पाकिस्तान शायद अंजाम अच्छा ना हो। इसके अलावा सियासत में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। और तो और कराची जैसे शहर में मस्बत सरगर्मियाँ क्या होने जा रही हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के हवाले से, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और स्लीप एपनिया क्या है, अपनी हेल्थ का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं, उस पर भी मुकम्मल और तफसीली बात होगी। तो चलिए चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पीटीआई की फूट। अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत से हटा दिया गया। जुनेद अकबर को सूबाई सदारत के साथ अहम कमेटी की सरबराही भी मिल गई। पीटीआई के अंदर आखिर क्या चल रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। क्या कौमी टीम खुद अपने ही जाल में फंस गई? शाहीनों को वेस्ट इंडीज ने काबू कर लिया। शान 11 के लिए दूसरा टेस्ट बचाना किसी चैलेंज से कम नहीं, अब सऊद शकील आखिरी उम्मीद। VPN और AI ऐप का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले खबरदार हैकर्स आपको निशाना बना सकते हैं। PTI ने साइबर हमलों से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन अपना डिजिटल डेटा कैसे महफूज बना सकते हैं, प्रोग्राम में जानिए। और अमरीकी सरजमीन पर सबसे आली परचम सरबलंद का राफे कॉम्बैट 52 वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल शाहजेब प्रिंस के नाम। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जैसा कि आपको पता है कि हम करते हैं सियासी हैपनिंग से। हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही पीटीआई में अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। फूट तो छोटी चीज़ है, दराड़ पड़ती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कुछ अरसा कबल बानी पीटीआई की आँख का तारा बने हुए थे, पोस्ट बॉय थे, वो लग यूँ रहा है कि अब यही आँख का तारा आँख में चुभने लगा है। और गालिबन शायद यही वजह है कि उनसे पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत ले ली गई है और उनकी जगह जुनेद अकबर जो कि एक हार्डकोर वर्कर है पीटीआई के, उनको सदर बनाया गया है। इसके अलावा कौमी असम्बली की अहम कमेटी की सरबराही के लिए भी उन्हीं को चुना गया है। अब अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाने की वजह बज़ाहिर उन पर गवर्नेंस का बोझ बताया गया है, लेकिन अंदर खाने क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर मामलात है कुछ और। इसके साथ साथ हम आज ये भी बात करने जा रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की टोन थी, जो एक रिकन्सिलिएशन की टोन थी, वो अचानक से दोबारा से कैसे चेंज हो गई और कैसे अग्रेसिव हो गई, इसी पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शौकत पराचा साहब। और आज का अहम मुद्दा, दो मुद्दे हैं। एक तो पहला मुद्दा यही कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा की जो उनकी चेन ऑफ कमांड थी उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। और दूसरा जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात के हवाले से
जितने भी सीनियर उस डेलीगेट में शामिल थे उन्होंने काफ़ी मायूसी का इज़हार किया है। नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा है कि हम समझ रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो अब हो जाएंगे, लेकिन रिकन्सिलिएशन की टोन और वो रिकन्सिलिएशन की टोन जो है वो अब मफाहमत की टोन नहीं रही है, बल्कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फैसले आते जा रहे हैं वैसे वैसे बानी पीटीआई का टोन में तब्दीली आती जा रही है। तो क्या ये जो टोन की तब्दीली हुई है, ये जो दोबारा मुज़ाकरात ना करने का फ़ैसला हुआ है, इसी के साथ इस चीज़ को नथी किया जाए कि जो ये चेन ऑफ कमांड तब्दील हुई है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की, या फिर ये दो मुख्तलिफ चीज़ें? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सीनियर साफ़ी शौकत पराचा साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मामला क्या आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब को हटाए जाने का? मामला यही है कि उन पर गवर्नेंस का बोझ था या फिर कुछ और मामला लगता है? नहीं, गवर्नेंस का बोझ तो खैर, गवर्नेंस कौन सा, कभी कभी पीटीआई ने अपने सूबे का ध्यान दिया है गवर्नेंस पे, चाहे वो पहली हुकूमत थी या फिर महमूद खान की हुकूमत थी। गवर्नेंस का इशू नहीं है, इशू पॉलिटिकल है। और आपने देखा कि हफ्ता 10 दिन पहले खुद बानी पीटीआई खान साहब ने मैसेज भेजा था कि आप डीआई खान की मकामी सियासत से बाहर निकलकर सूबा संभालें और मुल्क की सियासत रखें। तो एक कंसर्न तो ऑन एयर हो गया था खान साहब की तरफ से। अब उसका कॉन्सिक्वेंस यही देखा जा रहा था कि क्या होता है, और हमने देख लिया, फिर परसों वो कॉन्सिक्वेंस आ गया। बेसिकली खान साहब अब चाह रहे हैं कि दीगर सियासी जमातों को मिलाकर एक तरह का ग्रैंड पॉलिटिकल अपोजिशन अलायंस तश्कील दिया जाए, और वो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हो नहीं सकता। अब अली अमीन खान गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक ही हल्का है, एक ही शहर है, एक ही जगह की सियासत है। अब एक अगर आएगा तो दूसरा अपने आप को माइनस समझेगा। अली अमीन खान इस वजह से बात किया करते हैं मौलाना साहब के खिलाफ। मौलाना साहब का जेन्युइन ये कंसर्न बनता है कि आपके चीफ मिनिस्टर अगर हमारे बारे में ये ख्यालात रखते हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं। सो दिस अपीयर्स टू बी द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन शौकत साहब, ये जो जिसको कहते हैं ना कि ये जो मिलाप है, इसके ख्वाब तो बहुत पहले से देखे जा रहे हैं। एक वक्त था कि जब मौलाना फजलुर रहमान को अच्छा नहीं समझते थे पीटीआई और उनके रैंक्स और बानी, और फिर वही चीज़ ट्रिकल डाउन हुई उनके डाई हार्ट फैंस और वर्कर्स में। अब जैसे कि आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर और फजलुर रहमान सेम कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इससे मेरे दो सवाल आते हैं। पहला ये कि अगर तो आगे जाके इस तरह का ये सियासी मिलाप होता है तो पीटीआई के डाई हार्ट फैन और जो वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर, वो उसको कबूल करेगा? और दूसरा ये कि एक सियासी कॉज के लिए क्या इमरान खान साहब के अब जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने कोई सियासी कुर्बानी दी है अली अमीन गंडापुर साहब की? पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मौलाना साहब के खिलाफ पीटीआई वर्कर्स को, फॉलोअर्स को किया किसने? टॉप लीडरशिप जो बात करती रही वही ट्रिकल डाउन होती रही। आपको याद होगा बड़े जलसों में खुद बानी पीटीआई खान साहब अगर नीचे से नारा नहीं आ रहा होता था मौलाना के खिलाफ तो वो खुद ही हिंट देते थे। वो कोई एक लफ्ज जो था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा बहरहाल, तो वो खुद बोल दिया करते थे और नीचे से वो जनाब शोर शराबा होता था और वो नाजेबा नारे मौलाना साहब के खिलाफ। फिर एक वक्त आया कि अभी असद कैसर साहब हों, अली मोहम्मद खान साहब हों या दीगर जब मौलाना साहब के पास जाना शुरू हुए तो फिर उन बयानात से गुरेज किया जाने लगा। लिहाजा जो लीडरशिप जो कहेगी पार्टी केडर्स को या नीचे फॉलोअर्स को, तो मैं समझता हूं कि अगर आज नहीं तो कल जरूर उसका इम्पैक्ट होगा और ये मौलाना साहब के खिलाफ जो एक महाज बनाया हुआ था पीटीआई ने, ये खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात जो है सियासी कुर्बानी वाली, अभी इसको सियासी कुर्बानी हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते। हाँ, इसका इम्पैक्ट जरूर होगा कि जब अगले इलेक्शन में टिकट्स अवार्ड किए जाएंगे या पार्टी तंजीम से कैबिनेट के लिए नॉमिनेशन होंगी तो फिर उसमें अब अली अमीन खान गंडापुर का वो रोल नहीं होगा जो जुनैद अकबर खान का बनेगा। हाँ, अगर आने वाले महीनों हफ्तों में कोई सूबे में इंतजामी सतह की अगर तब्दीली करने का खान साहब सोचते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं
तो ओनली देन वी कैन से कि इट्स अ सैक्रिफाइस। पराजा साहब, अली अमीन गंडापुर एक हार्ड लाइनर रहे, अपनी तकारीर में अपने मुखालफिन पे निश्तर बरसाने से लेकर अपनी असम्बली में तकारीर तक वो बहुत ही ज़्यादा एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। हाँ, गो के फिर वो मुलाकातें फिर बाद में होती हैं, फिर वो सुलह और सफाई की तरफ चला जाते हैं। वर्सेस जुनैद अकबर अगर मैं बात करूँ तो जुनैद अकबर को सदारत सौंपी है, वो कैसे पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो कैसे रहनुमा साबित होंगे, उनकी शोहरत कैसी है सियासी रैंक्स में पीटीआई की? देखें, अली अमीन खान अपने मुखालिफिन के साथ तो गरजते बरसते हैं, लेकिन उनको ये कम अज़ कम मालूम है कि एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और इसीलिए हमने देखा कि वो जब भी इस्लामाबाद में कोई इंटर प्रोविंशियल बड़ा इजलास था वो उसमें मौजूद रहे। फिर कोर कमांडर पेशावर के घर में कैबिनेट के साथ ये शुरू में चले गए, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हार्ड लाइन तो जुनैद अकबर खान ज्यादा हैं। अच्छा। हार्ड लाइन जुनैद अकबर खान अपनी पार्टी के अंदर भी बड़े मशहूर हैं, और जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें भी हार्ड लाइन बड़े मशहूर हैं। एक तब्दीली का एंगल ये भी देखा जा रहा है कि चूंकि अली अमीन खान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कहूँगा, लेकिन अकोमोडेट करना पड़ता है, दूसरी कुव्वतों के साथ बातचीत करना पड़ती है। और वैसे भी अडियाला में जब भी कोई क्रूशल मोमेंट पे कंसल्टेशन हुई तो अली अमीन खान को बेशक सुबह 6 बजे भी बुलाया गया तो वो आ गए या उनको फैसिलिटेट किया गया। हार्ड लाइन में जुनैद अकबर खासे आगे हैं, पार्टी भी जानती है और जुनैद अकबर खान खुद भी जानते हैं। तो शौकत साहब, फिर अब ज़रा कैनवस अपना वसी करते हैं और उन मुज़ाकरात की बात करते हैं जो कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, जिनसे कभी पॉजिटिव वाइब आती है थोड़ी बहुत, और जिनसे बहुत ज़्यादा टाइम पे बहुत नेगेटिव वाइब आती है। नून लीग के रहनुमा भी कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मुज़ाकराती कमेटी के जितने रुकन है वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है कि दूसरी पार्टी क्या चाह रही है। अब फैसलों का आना, फिर रिकन्सिलेशन टोन का दोबारा से मैं ना मानूं की टोन में बदल जाना, फिर अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना और फिर जुनैद अकबर साहब को ले आना, ये सारी एक ही कड़ियां लगती हैं आपको? प्लस खान साहब का कल परसों का जो ट्वीट है वो एक ही कड़ियां हैं कि अब खान साहब एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं अब कोई बातचीत पे नहीं, मैं हार्ड लाइन लूंगा। और ऊपर से 8 फरवरी का उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि एहतजाज होगा। लेकिन एक चीज उस 8 फरवरी के एहतजाज की समझ नहीं आई कि कल वाले ट्वीट में कहा गया कि आप स्वाबी में इकट्ठे हों, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आए और शुमाली पंजाब के लोग भी वहां पहुंचे। दैट मीन्स के एहतजाज अब पंजाब में वो कर नहीं सकते, या वहां पर डरते हैं, या उनको मालूम है कि पब्लिक रिस्पांस नहीं आएगा, इसलिए स्वाबी में। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ स्वाबी ही क्यों, आपको मालूम है कि 25 मई 2022 को भी खान साहब जब इस्लामाबाद पे जलगार खुद कर रहे थे तो स्वाबी आए थे, तो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उतरे थे, फिर बाद में 2-3 बड़े जलसे भी किए। तो अब अगर ये एहतजाज सिर्फ स्वाबी की हद तक होता है, एक दिन का होता है, तो फिर तो वो मसला नहीं है। लेकिन अगर इसको फिर चेंज किया जाता है इस्लामाबाद पर जलगार करने के लिए, तो उससे तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन ये खान साहब ने जुनैद अकबर खान एक हार्ड लाइनर को पार्टी सदर बनाकर ये इंडिकेशन दे दी। फिर कल परसों का जो ट्वीट है उसमें भी वादे कर दिया कि अब वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे। यानी कि ये ऊँट अभी भी किसी करवट बैठ नहीं पा रहा है, ऊँट जो है वो सिर्फ खड़ा हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुज़ाकरात किस तरफ बैठे कि उस तरफ। थैंक यू सो मच शौकत पराजा साहब, और बहुत शुक्रिया आपका, अपनी आप से हमें आगाह कर रहे थे। तो जनाब अली, एक ब्रेक की जानिब चले, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीती हुई बाजी हो उसको तकरीबन हार जाने वाले को पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहते हैं। लीजिए एक ब्रेक, क्योंकि इसी पे होगी बात उसके बाद। अब से 6 मिनट बाद जब मुल्तान में मैच शुरू होगा तो उसके 2 घंटे बाद बहुत आराम से पता चल जाएगा कि मैच जा रहा है कि आ रहा है।
मेरा नहीं ख्याल कि मैच इधर आ रहा है, क्योंकि एक वक्त में कि जब पहली इनिंग्स में आप 54 पे 8 खिलाड़ी अपोजिशन टीम के आउट कर दें और उसके बाद अब सिचुएशन ये हो कि आपको आखिरी इनिंग्स में एक घूमती घुमाती विकेट पे 178 रन मजीद दरकार हों और आपके 4 प्राइम बैट्समैन आउट हो चुके हों, एक बैट्समैन क्रीज पे खड़ा हो और आगे आने वाले मजीद बैट्समैन हो 2, तो अल्लाह ही खैर है कि क्या होगा। जी हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ बमुकाबला पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच। पहला तो हमने जीत लिया और दूसरा हमें लगता है कि हम अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, एक जीत लिया एक दे देना चाहिए। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे, है ना भाई? मेहमान नवाज तो है ना हम लोग। अब ऐसा तो नहीं ना कि देखें इंग्लैंड को भी हमने सारा हरा दिया, वो उन्होंने जाके अपने मुल्क में शिकायत की होगी कि ये पाकिस्तानी बड़े ख़राब लोग हैं, ये बिल्कुल वाइट वॉश करते हैं। तो इस बार हम वेस्ट इंडीज़ को देखें वाइट वॉश ना करें, हम एक टेस्ट मैच उनको दे दें, है ना भाई? ऐसा ही है ना साजिद साहब? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, जिस पूरी दुनिया में जितने बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं, मॉर्निंग शो देख रहे हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप छुट्टियां गुजार के आ गए, टफ आपका शेड्यूल था और यकीनी तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी आपको इंतजार होगा। और यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो में हर चीज़ को कवर किया, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा चीफ सेलेक्टर, हेड कोच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूं कर दो, फिर टीम उस तरह की ना खेले, शॉर्ट सिलेक्शन उस तरह का ना हो, फिर मेरिट पे टीम ना खिला हो। पाकिस्तान के अगर फॉर्मर कैप्टन की बात करूं, और 45 रन बनाए हैं ये 4 इनिंग में, और पाकिस्तान की तरफ से 55 टेस्ट मैच खेले हैं। 16 साल हो गए पाकिस्तान की इनको क्रिकेट खेलते, उनका नाम है बाबर आजम। दूसरा रिजवान मेरे ख्याल में इनफॉर्म बैट्समैन है, सऊद शकील इनफॉर्म बैट्समैन है, मगर शॉर्ट सिलेक्शन पे आप आ जाए, और यहाँ आपको और मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। मैंने साउथ अफ्रीका में कामरान गुलाम के लिए कहा था, जो शॉट उसने पहले इनिंग में मारा था, अल्लाह ने जो उसको इज्जत दी, 70 रन बनाए, आज वो रन बनाने को तरस गया और फिर वो बैट शॉट मार के मिड ऑफ पे आउट हो जाता। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या स्पिन ट्रैक तो आपने बना लिया, नुमान ने हैट्रिक कर ली, पहला पाकिस्तानी स्पिनर बन गया, उसको जितनी भी मुबारकबाद दें कम है। मगर साजिद ने और नुमान और उसने अफरान ने क्या बॉलिंग की, शेलफिश बॉलिंग की, विकेटों के लिए बॉलिंग करी, फिर शान ने क्या कप्तानी की, बैट कप्तानी की, इस पे यहाँ पर डिजर्व करते हैं वो कप्तानी आगे उनको ना मिले। दूसरी चीज, मोती इनसे हैंडल नहीं हो सकता। मोती एक यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है, और मोती ने जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह से बैटिंग की है, और दूसरा फैसल भाई वेस्ट इंडीज का कप्तान एक ऐसी इनिंग खेल के जाता है, कप्तान इनिंग खेल के जाता है, इनपुट जाता है। मेहमान नवाजी तो जब आप करें ना, कोई आपके लोग मेहमान नवाजी के लायक हो, आपके लोग तो इस लायक ही नहीं है टीम जो खेल रही है, सिर्फ ये चाहते हैं मेरा अपना अगला मैच में नाम आ जाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा जिक्र नहीं है, सिवाय आप रिजवान की बात करें, सऊद शकील की बात करें। हाँ, अब ये मैच जो आपने बात की है, अब आइए क्रिकेट में हम बात करते हैं। हैवी रोल लिए, हैवी रोल 10 मिनट का हैवी रोल हो चुका होगा, जो भी रोल ले लिया है। वेस्ट इंडीज ने हैवी रोल लिया था, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट के सारे दिमाग जो हों, सब प्रोफेसर हों, हेड कोच बॉलिंग, असिस्टेंट कोच बॉलिंग, फील्डिंग कोच बॉलिंग, तो पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है। फिर लगमिया फिक्रिया है, सिर्फ फिक्र क्या है, जल्द से जल्द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हो जाए, हम अपनी टीम बना लें। मगर ये तो आप सोचना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान भाई मुझे थोड़ा सा, आपने पिच की बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ऐसी इनिंग्स में जिसपे हमारा एक बॉलर हैट्रिक कर जाता है, उसकी इनिंग्स के आखिरी 3 बैट्समैन, मैं बात कर रहा हूँ गुडेकेश मोती, कीमार रोच और वारिकान, 55, 25, 36। सेकेंड इनिंग में अगेन मोती 18, वारिकान 18। ये बड़े अहम रन्स हैं। क्या हुआ है कि पूरी इनिंग्स हमने उनकी आउट कर दी, ये आखिरी 3 क्यों अटके हमें? क्या विकेट सीधी हो गई थी या बॉलर्स के हाथ नहीं चल रहे थे? हाथ नहीं चल रहे थे, लालच कर रहे थे। साजिद ने बैट बॉलिंग की है, अबरार ने बैट बॉलिंग की है, फिर बैट कप्तानी की है। फिर दूसरी चीज आप देखें ना, जीतेंगे जब जब क्रिकेट पे खड़े होंगे, पिच को रेड करेंगे। बैट शॉट की बात करूं, आपकी जो है रिजवान निकल के बाहर जाते हैं, कामरान गुलाम आउट हो जाते हैं, फिर आगा साहब ने कौन सी अच्छी कारनामा अंजाम दी, सऊद शकील आउटस्टैंडिंग कैच हो जाता है। फिर बॉल देखिए, उसने तो 40 रन पे आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था लंच से पहले वेस्ट इंडीज की टीम 100 के अंदर अंदर आउट हो जाएगी। तो उनके 3 खिलाड़ी
जब रन बना सकते हैं तो आइए हम भी रन बना सकते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप दिखा सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। इसी ग्राउंड में 2003 में कप्तान इनिंग मैच क्लासिक इनिंग खेली थी पाकिस्तान के साबिक कप्तान वर्ल्ड क्लास, किसने? इंजी ने बांग्लादेश के खिलाफ 9 आउट हो गए थे, मैच जिता गया, उन्होंने निकाल दिया था ना, वो मुझे आज भी याद है, वो आखिर में उनका चौका हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सऊद शकील कमान इनिंग खेल सकता है। अब अल्लाह करे कि, क्योंकि हर बार सऊद शकील तो नहीं खेलेगा ना, क्योंकि सऊद शकील ने कभी 55 पे 4, कभी 65 पे 3, यहाँ से हमें पिछले 5-6 इनिंग्स में उसने यहीं से मैच को उठाया है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं हुरैरा की। हुरैरा ट्रिपल सेंचुरी बनाई उन्होंने, 48 की एवरेज फर्स्ट क्लास में। बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन थी, पहले टेस्ट में वो नहीं अच्छा कर पाए, दूसरे टेस्ट मैच में भी अच्छा नहीं कर पाए वो, और टू द एक्सटेंट कि रिवर्स स्वीप मार रहे हैं यार। अब गालिबन दूसरे तीसरे ओवर में रिवर्स स्वीप क्यों? आपको लगता है साजिद भाई कि हम जो फर्स्ट क्लास में पिचेस दे रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, और यहाँ जो हमने आकिब बॉल का फार्मूला अपनाया है कि आपका फार्मूला क्या है, विकेट से घास उड़ा दो, टर्न करो, जीत जाओ, तो आप सिर्फ टर्न से जीतेंगे क्या? बैटिंग नहीं करेंगे? ये जो हम एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास की पिचेस में और अपनी इंटरनेशनल पिचेस में, ये हम अपनी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है अभी तो हम जीत जाएं, लेकिन आगे के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं? देखिए फैसल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सवाल किया। 8 सेंचुरी बनाई है, पाकिस्तान का तीसरा फर्स्ट क्लास का सीजन खेल रहे हैं। हुरैरा यकीनी तौर पर मेरे शागिर्द के भांजे बते थे शोएब मलिक, उन्होंने अपनी पूरी फर्स्ट क्लास के कैरियर में रिवर्स स्वीप नहीं मारा। रिवर्स स्वीप क्यों मारते हैं? रिवर्स स्वीप मारने का मतलब है खुशखुशी कर ले, फिर आपके रन आउट हो जाते हैं, फिर आपके कप्तान लेग भी 4 हो जाते हैं। सवाल मेरा कहने का मकसद वहीं अटक गया। मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूं, आपको मेरिट पे खेलना नहीं आता, फिर आपको वो जज्बा जो है जुनून का, वो आप में है ही नहीं जीतने का, फिर आप ऐसे टेस्ट कैप बैठ देते हैं। ऐसे बंदे को आपने टेस्ट खिला दिया। इस टेस्ट मैच में खिलाने की क्या 1 ओवर खिलाया था खुर्रम ने, 1 ओवर किया था, उसने आपको ड्रॉप कर दिया। उसने ऐसे लड़के को आपने टेस्ट कैप दे दी जो यकीनी तौर पर डिजर्व नहीं करता था उसको इस टेस्ट मैच खिलाना। हाँ, क्या तो शाहिनशाह अफरीदी होता तो चलो मैं मान जाता, उसको आपने टेस्ट खिलाया, मगर ये टीम सिलेक्टर बहुत गलत की थी। और पाकिस्तान अभी भी मैं कह रहा हूं, चंद अच्छी पार्टनरशिप, सऊद, रिजवान, आगा और क्या नाम है इसका, नुमान भी एक अच्छा ऑलराउंडर। देखें अभी ये दोनों पार्टनरशिप है, सऊद आराम से खेले, नाइट वॉचमैन को चाहिए अटैकिंग क्रिकेट खेले। अगर नाइट वॉचमैन आउट हो जाता है तो रिजवान को आना चाहिए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर वो आउट हो जाता है कौन, अपना सऊद शकील, तो आप नुमान को भेज सकते हैं लेफ्ट हैंड। ये कप्तान के साथ साथ मैनेजमेंट का काम है। आप क्या प्ले करेंगे, क्या आप प्लान के तहत जा रहे हैं, पहले आप इस जज्बे से जाइए। हमने अगर बॉल अच्छी गिर जाए तो चलो आउट हो जाए, अपनी तरफ से क्रीज पे खड़ो खेलें, और दूसरी चीज थोड़ा सा लेट खेलें। ये बॉल पे चले जाते हैं, स्टम्प हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीमें आउट हो रही हैं। दूसरा आपने सवाल किया था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे सीधी बैटिंग पैराडाइज विकेटें मिलती हैं, 200 रन 300 रन बना देते हैं, जिसकी वजह से पहली दफा हुआ है बॉलिंग से आप मैच जीते। अरे सर साजिद भाई, एज वी वर टॉकिंग, तो जैसे आप कह रहे थे, देखते हैं नौमान अली आते नहीं आते, क्योंकि सऊद शकील जो हैं वो अब आउट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अब बात करना, अब हम आपको अल्लाह हाफिज़ कर देते साजिद भाई। अब आप भी दिल जलाए और हम भी दिल जलाते हैं, और पाकिस्तान टीम, मेरे ख्याल से साजिद भाई अब टीम कह रहे हैं, तो जनाब अली अभी मैच का आगाज़ हुआ है, 3 मिनट्स इनटू द प्ले, एंड सऊद शकील जो हैं वो गालिबन आउट हो चुके हैं। जी हाँ, 76 पे 5 हो चुके हैं। ओवरनाइट कोई भी रन का इजाफा हमने नहीं किया है, और सऊद शकील जो हैं ही इज़ गॉन एज वेल। जनाब कल शायद हम बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान क्यों हारा, ब्रेक के बाद हम कुछ और बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल का सबसे अहम मामला है, हर कोई बीमार है, हर किसी की इम्यूनिटी इज़ गोइंग वेस्ट, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम अपने लिए पूरे दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं, आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं। अगर हम अपने लिए, अपनी सेहत के लिए ना निकाल पाएँ आधा 1 घंटा,
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे ही एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ एथलीट्स, अ ग्रुप ऑफ रनर्स बॉर्न टू रन, के जो ख़ातीन और मर्दों में हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रवा साल की पहली विमेन मैराथन कराची के साहिल पे होने जा रही है। इससे पहले भी बॉर्न टू रन जो है वो कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहा है, एंड नाउ देयर इज़ अ मैराथन। लाइक कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना बहुत ही पॉजिटिव मामलात हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ दो एथलीट्स मौजूद हैं, दो रनर्स मौजूद हैं, आफरीन सैयद और सना वामिक। उन दोनों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आप लोग चलते हुए आए होंगे, भागते हुए नहीं आए होंगे आप लोग। हाँ, सो व्हेन इज़ द मैराथन हैपनिंग, पहले तो ये बताएं। 2nd of Feb। ओके, 2nd of Feb। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? मोस्ट प्रोबेबली 500। वाओ, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक होगी? अभी बेसिकली ये स्टार्ट तो हमारी HMR से है CBU पे, और फिर उसके बाद ये ऑनवर्ड्स 5 किलोमीटर्स की। यू हैव टू गो लाइक 2.5 आप जाएंगे, देन वापस 2.5 आप आएंगे। तो अप्रॉक्स 500 तक की रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और मोर देन अभी भी पीपल इंटरेस्टेड हैं माशाल्लाह से। इतनी हमारी फ़ीमेल में अब वो जस्तुजू आ चुकी है कि दे आर मोर लाइक कि नहीं जी अब हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। हाँ, जैसे आपने बात की विमेन, ओनली विमेन, इसको सिर्फ वुमेन सेंट्रिक रखना, इसके पीछे क्या मकसद है? असल में पता है क्या, लोगों को एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब पाकिस्तान की जब बात आती है ना, तो फीमेल के लिए ये कहा जाता है कि दे आर नॉट सिक्योर और ये कुछ कर नहीं सकती है। किसी फील्ड के अंदर जो है बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ अराइज हो जाती हैं, लेकिन ऑन द रोड कॉन्सेप्ट रनिंग का लेकर आना ये एक बहुत कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया है बॉर्न टू रन है बेसिकली, एंड द बॉर्न टू रन द फाउंडर इज़ ऑब्वियसली सोहेल सरदार। कोच ने मतलब इस तरह से चेंज किया है कि उन्होंने जो है इसको फ़ीमेल के लिए एक पॉसिबल बना दी है कि एक चीज़ जो वो नहीं कर सकती थी, ऑन रोड रनिंग करना, लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, और मतलब कैसे आप कोई चीज़ मतलब टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया, और फिर उसके लिए इस इवेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना ये एक सबसे डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि जो ख़वातीन जिनको बल्कि नहीं मालूम, अभी तक इससे नहीं जानती हैं, वो आएँ। अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ क्या है कि द रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल अमाउंट। आपने सिर्फ कॉल करनी है और बस फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके ऊपर आपको वेब नंबर इशूज़ हैं, और फिर ऑन द डे 2nd Feb जैसे आफरीन ने बताया, तो इंशाल्लाह ताला उस दिन फिर आप आएँ, 7 हमारा स्टार्ट होगा, और बी आर पार्ट ऑफ बॉर्न टू रन। एब्सोल्युटली, ज़बरदस्त बात है। अच्छा, एज अ रनर एक मैराथन के लिए आप प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट करते हैं? लाइक देयर इज़ एन एब्सोल्यूट लेमैन और लेवुमन के जो आगाज़ करना चाह रहा है, तो वो स्टेप्स टू रनिंग एंड देन डेवलपिंग दैट टू मैराथन, वो कैसे होता है? लाइक आपको ग्रेजुअली स्टार्ट करना पड़ता है। आप पहले आते हो तो आपके वार्म अप सेशंस होते हैं, देन फिर आपको गाइड किया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है हमारे जो कोच हैं। फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करवाया जाएगा लो पेस पे, देन फिर आप 5 किलोमीटर से स्टार्ट करते हो। बेसिकली मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो शुरू में तो आई वुड नॉट एबल टू वॉक इवन 1 किलोमीटर। Okay. Now at least I can run 5 kilometer. Wow, that's and I lost around 10 kg. And 5 kilometer in how how much time? Like 3 to 4 months. नहीं 5 किलोमीटर कितनी देर में? in start में तो basically in an hour. बिल्कुल ठीक है। Then I can do in 45 minutes. That's very nice. That's very nice. अच्छा, ज़रा अब काम की भी बात कर लेते हैं ना। प्राइज मनी है? Yes, there are many surprises for the gifts. ये तो असल में पता है ना, ये एक सरप्राइज होता है कि जब आप आते हैं ना तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं एज अ सरप्राइज, क्योंकि कुछ इसमें एथलीट्स ऐसे भी होते हैं कि दे जस्ट केम फॉर द लाइक अमाउंट के लिए, कैश अमाउंट्स हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो बेसिकली ये एक चैरिटी बेस आप कह सकते हैं कि ये है कॉज है बेसिकली ना। और ये जब हम इसको करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वी विश के अच्छा हो। पाकिस्तान हमने बल्कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है, फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान इनवाइट है। तो आई होप कि ये लोग सब आएँ और हमारी इस कॉज को अच्छे से देखें कि हम कर रहे हैं। और जो प्राइजेस जैसे आपने कहा, तो वो प्राइजेस बेसिकली सरप्राइजेस की सूरत में। ओके, बॉर्न टू रन फियर से आई एम फॉलोइंग ऑन द फेसबुक, ठीक है।
ये फैमिली आपकी कितनी बढ़ चुकी है? चलिए, ये दिस इज़ वन थिंग ना कि मैराथन होगी, इसमें खातन आएंगी, ये एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर आपकी इस एथलीट या रनर्स कम्युनिटी की बात करें, कितने ज़्यादा इसमें लोग बढ़ चुके हैं और कितने ज़्यादा मज़ीद लोग बढ़ते जा रहे हैं? बेसिकली ये ओवरऑल हो गया है, अराउंड द ग्लोब हो गया है, इसमें हर कंट्री से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जो यहाँ पर होते भी हैं ना, वो असल में अब कहीं और भी जा चुके हैं, और अब यकीन करें हमें इतनी खुशी होती है कि जब वो वहाँ पे अगर कोई यूएस में, तो वो वहाँ पे बॉर्न टू रन की टी शर्ट पहन के हमें पिक्चर क्लिक कर रहा है कि एटलीस्ट हम वहाँ पे भी रनिंग कर रहे हैं। जैसे आपने इनसे पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी होती है जब आप स्टार्टिंग में एक बिगनर रनिंग स्टार्ट करता है तो वो कैसे करता है, तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गाइडलाइन होती है जो कोच हमें बताता है कि आप विद द, कहते हैं ना, स्लो रन इज़ बेटर देन नो रन, ठीक है ना। तो एटलीस्ट व्हेन यू स्टार्ट स्लो रन, तो उसमें आपको लगता है कि यार पता नहीं है मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, लेकिन इट्स ऑल मेंटल गेम। आप उसको, जो कोच जो उस बातों में उसको रनर को लगाते हैं और वो चल रहा होता है हमारे साथ, उसको फील ही नहीं होता है कि यार मैंने कोई रनिंग की भी है नहीं। हाफ किलोमीटर के बाद थोड़ी ब्रीथिंग इशू आती है, ठीक है ना, बट आपका मोस्ट पावरफुल ये चीज़ होता है कि आपको सोचना नहीं है, आप अपने उसमें लगे रहो और चलते जाओ चलते जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप रनिंग करते हो ना, जब 1 किलोमीटर जब हो जाता है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है, और फिर उसी को फिर हम बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्लो पेस से आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेस भी हो जाती है और आप बढ़ते चले जाते हो। ओके, आखिर में मुझे ये बताएं कि ग्रेजुअली अब आप इसको लेकर आ गए हैं विमेन मैराथन। दुनिया में बहुत बड़ी मैराथन्स होती हैं, बॉस्टन मैराथन हो गई और बाकी हो गई। व्हाट्स द फ्यूचर प्लान ऑफ बॉर्न टू रन के इसको मज़ीद कितना बड़ा करना है पाकिस्तान के लेवल पे? पाकिस्तान के लेवल पे हम लोग को इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं, लाइक हमारी जो कम्युनिटी का पार्ट है वो, और हम मोटिवेट करेंगे लोगों को आपके चैनल के थ्रू के लोग आएँ और इसका पार्ट बने, क्योंकि बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है। बेसिकली वुमेन पे फोकस इसलिए है कि लोगों को परमिशंस नहीं मिल रही होती फैमिली की तरफ से, तो वुमेन्स आएंगी तो इनकरेज होगा कि आपने शुरू में स्टार्ट में बोला कि आपको जो है अपने लिए आधा घंटा और 1 घंटा निकालना चाहिए। ये देखें ना कि अभी हमारे पास डीएचए में दरख्शां ब्रांच की डीएसपी मनीषा है माशाल्लाह वो से, भी उसमें तो वो भी है जबरदस्त। और ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल, राइट? 2 फरवरी, तो 2 फरवरी इज द डेट। तो आफरीन और सना, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। तो भाई 2 फरवरी इज़ द डेट। वो सारी खातन जो रन करना चाहती हैं, जो नहीं भी करना चाहती, वो सारे अफराद जो देखना भी चाहते हैं, पहुँचें 2 फरवरी और देखें कराची की इस मस्बत एक्टिविटी को। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप सब अगर VPN यूज़ कर रहे हैं तो अब ये अगली जो खबर है और अगला सेगमेंट ही आपके लिए है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हैकर्स जो हैं वो सरगर्म हैं, साइबर हमलों का खदशा है। VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो हैं वो ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़ाती मालूमात चुराने के लिए हैकर्स नए साइबर अटैक्स कर सकते हैं। साइबर हमलों से VPN और AI इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुतासिर हो सकते हैं। ये कहना है नेशनल टेलीकॉम एंड IT सिक्योरिटी बोर्ड का। उन्होंने ये नई एडवाइजरी जारी कर दी है। अब इस एडवाइजरी का सीधा सीधा क्या हम ये मतलब लें कि हम AI यूज़ करना छोड़ दें, कि जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, या फिर हम VPN यूज़ करना छोड़ दें, जिस पे पाकिस्तानियों को मजबूर कर दिया गया है कि वो VPN यूज़ करें, बिकॉज इंटरनेट का खलल की वजह से बहुत सारे मामला जो हैं वो अब ख़राब होते जा रहे हैं। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रायद असद मौजूद है, हम उनसे बात करें। रायद, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तो रायद, इस मामले से क्या हम ये समझें कि VPN बहुत बुरी चीज़ है? AI तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर अटैक हो रहे हैं। साइबर अटैक की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हो सकती है। मेरा डेटा जा सकता है क्योंकि मैं AI इस्तेमाल कर रहा हूँ, VPN इस्तेमाल कर रहा हूँ। इज़ दैट ट्रू? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये यूज़र्स की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है कि वो एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ करें। AI कैन मेक योर वर्क मच मोर ईजियर, और VPN ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यूज़र्स कुछ होते हैं एक्सेसिव परमिशंस अलाउ कर देते हैं, तो वो एक्सेसिव परमिशंस आपको बहुत देखभाल के अलाउ करनी है। एंड रेप्यूटेबल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, जो कि लिस्टेड नहीं है, काफ़ी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, एंड देन दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो हमें थोड़ा बच के रहना है उससे, ताकि यूज़र्स को इतनी अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरी प्राइवेट डेटा को सिक्योर रखेगी।
और लो रेटिंग्स, फेक रिव्यूज़, उन सब वो वाली एप्लीकेशंस को हटा के ऑथेंटिक एप्लीकेशंस को यूज़ करें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है और वीपीएन, यानी कि रायत और जो ट्रांसपेरेंसी अबाउट जो डेटा यूसेज अच्छा, हो। मुझे मुझे रायत थोड़ा सा ये बताइए कि मेरा डिजिटल डेटा वो चोरी कैसे हो सकता है? साइबर अटैक होता है, मैं कोई मैलवेयर वाली वेबसाइट एक्सेस कर लूँ, या फिर कोई, जैसे आपने बताया कि ऐसी ऐप्स को एक्सेस दे दूँ कि जो सर्टिफाइड नहीं है, पेटेंट नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से डिजिटल डेटा चोरी होता है? ओके, तो इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे आपने थोड़े मेंशन कर दिए हैं कि मैं अगर वेबसाइट पे जाऊं और कुछ वहां पे एक्सेस करूं तो उससे मेरा डेटा जा सकता है। जैसे सपोज आप कोई वेबसाइट पे गए हैं, अनट्रस्टेड वेबसाइट, वो आपको बता रहा है कि अनट्रस्टेड, लेकिन स्टिल यू आर विजिटिंग दैट साइट एंड पुटिंग इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता कहाँ जा रही है, क्या पता वो हैकर्स ने फेक सेटअप किया हुआ है। एक ये रास्ता है, एक सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता होता है, जहाँ से फेक ईमेल्स, फेक अटैचमेंट्स आती हैं, मेलिशियस अटैचमेंट्स आती हैं, जो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर इट कैन बी अ मेलवेयर और रैंसमवेयर, और फिर वो आपका फाइनेंशियल डेटा भी जा सकता है, आपका पर्सनल डेटा भी जा सकता है। और इसके अलग अलग सिनारियोज होते हैं, जैसे फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग, लोग आपसे बातचीत करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो हैकर प्रिटेंड करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। और वैसे राइट, ये वाली जो ईमेल पे चीज़ें आती थी और वो इट वाज अ वेरी लुरिंग ईमेल के जिसमें आपको या तो कोई डिस्काउंट्स ऑफर किया जा रहा होता था, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये वाली जो कार्रवाई थी ये थोड़ी पुरानी हो गई है? व्हाट आर द न्यू टैक्टिक्स आजकल जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं हैकर्स की जानिब से, कि जिसमें सार्फिन को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है डिस्काउंटेड ऑफर्स वाली। जो न्यू टैक्टिक्स हैं वो है सीईओ बिजनेस फ्रॉड ईमेल। तो ये क्या चीज़ है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पे टारगेट होता है, हैकर्स एक ऑर्गेनाइजेशन पे टारगेट करते हैं, और फिर जो मेलिशियसली क्राफ्टेड ईमेल होती है ना, उस चीज़ को हम प्रीटेक्स्ट कहते हैं। वो किस तरह अपने अल्फाजों को उस तरीके में लेकर आएंगे, और वो इतनी प्रोफेशनली क्रिएटेड होती है कि जैसे होता है ना, एक सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, वो एक बंदे के अंदर क्रिएट कर देती है। और जब वो एक प्रोफेशनल ईमेल इस तरह देखता है और अर्जेंसी में वो कोई डाउनलोड कर लेता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे सीईओ की तरफ से आई है या फिर मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव की तरफ से है, तो डाउनलोड करके उसको एक्सेस करने लगता है। लेकिन पीछे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वर्ड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के पीछे मैक्रोस लगे होते हैं, तो मैक्रोस एग्जीक्यूट करके उनके डेटा एक्सेस कर सकता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम एक्सेस कर सकता है विद अ प्रोफेशनली क्राफ्टेड मैलिशियस ईमेल। अच्छा, इस एडवाइजरी में जो पीटीए की जानिब से जारी की गई है, वो उसमें एक ब्राउज़र एक्सटेंशन का भी नाम लिया गया है जिसको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है ना, व्हाट इज़ दैट? ओके, तो ब्राउज़र एक्सटेंशंस भी यही होता है कि जैसे आपको डिफरेंट प्लगइन्स डाउनलोड करने होते हैं, आप क्रोम पे लगा लेते हैं फॉर इजी एक्सेस, कि आपको ढूंढना ना पड़े, आप बस वहीं ब्राउज़र एक्सटेंशन में जाके आप यूज़ करें। तो काफ़ी एक्सटेंशंस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था, फेक रिव्यूज़ और लो रेटिंग्स वाली एप्लीकेशन बिल्कुल यूज़ ना करें। तो एक्सटेंशंस में भी यही होता है कि जो लो रेटिंग्स हैं, जिस पे फेक रिव्यूज़ हैं, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसको अपने ब्राउज़र में डाला हुआ है। वॉट इफ़ दे एक्सेस योर पासवर्ड मैनेजर? आपके गूगल के अंदर पासवर्ड मैनेजर होता है जिसमें आप पासवर्ड स्टोर करते हैं, वो एक्सटेंशंस वो चीज़ें भी एक्सेस कर सकती हैं क्विकली विद इन अ सेकेंड, बगैर आपको पता चले। अच्छा, नाउ कमिंग टू द बचाव ऑफ द थिंग्स, कि हम किससे कैसे बचें। एंटीवायरस उसको हम करें जिसमें वैसे एडवाइजरी में भी इसका जिक्र है। तो व्हाट आर द एंटीवायरस जो कि आजकल बहुत मशहूर हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, कि जो हम अपने सिस्टम्स पे, अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करके और इन चीज़ों से बच सकते हैं? एंटीवायरस सबसे ज़्यादा मशहूर जो अभी ग्लोबली चल रहा है वो है कैस्पर्स की एंटीवायरस या मैकेफी एंटीवायरस। तो इन दोनों का आप यूज़ करें, क्योंकि ये दोनों हाईली रेटेड है और दे आर वन ऑफ द लीडिंग एंटीवायरस इन द इंडस्ट्री। और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूसेज, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना एंड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, पासवर्ड यूज़ करें, और मैलिशियस लिंक को बिल्कुल क्लिक ना करें। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग है, दे हैव टू हैव रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑन द सिस्टम्स, और एम्प्लॉयज़ को हमेशा ट्रेन करते रहें अबाउट साइबर अवेयरनेस, और इम्प्लीमेंट एडवांस थ्रेट डिटेक्शन टूल्स, बिकॉज एंटीवायरस अकेला आपको हमेशा सेव नहीं कर सकता, आपको एंड पॉइंट डिटेक्शन टूल्स भी चाहिए होते हैं। और राहिद, ये मुझे बताएं कि सिस्टम्स में अगर तो इंटरनल है या फिर मेरे घर पे मेरा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें तो ये वाला एंटीवायरस मैं डाल लूँ,
क्या ये मोबाइल पे भी उतने ही कारगर साबित होते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में भी एंटीवायरस का कॉन्सेप्ट, इसको ज़रा बताएं। मोबाइल्स पे एंटीवायरस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, लेकिन जो हैकर्स के माइंड होते हैं वो है फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए। हाँ। अब आजकल आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स को भी एक एटीएम मशीन की तरह यूज किया है, यस। जो आपको मनी मेक करके दे रहा है। इट मीन्स दे आर रनिंग एआई टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से उनको पैसे आ रहे हैं या फिर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं ऑनलाइन जस्ट थ्रू देयर फोन। तो extra protection on their phone is also vital. Like apart from antivirus, they have to learn about how to download information or how to download applications that are safe for them, और अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट कैसे रखना है, लॉक्स लगा के रखना है अपनी एप्लीकेशन पर। और ज़्यादातर विक्टिम्स इस वजह से फॉल होते हैं क्योंकि वो एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको पासवर्ड भी हर जगह बदलना है। एंटीवायरस अकेला आपको बचा नहीं सकता। यूज़र अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, रायद एहसन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने यकीनन जो बातें बताई हैं जो हमें हैं वो ज़रूर उससे फ़ायदा उठा सकेंगे कि आपको अगर कोई भी चीज़ इस तरीके की सस्पिशियस लग रही है, पहले तो ये कि यू शुड हैव एन आई ऑफ सस्पिशन के मेरे पास अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र की ईमेल आ रही है तो मुझे ही क्यों आ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा बात हो जाए कुछ हीरोइज़म की। हीरो पाकिस्तानी, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ज़बरदस्त मार्शल आर्टिस्ट से कि जो मुल्क का नाम कौन सा दुनिया का कोना है जहाँ पे रोशन नहीं कर रहे हैं, और कौन से बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि इनसे मिलने के ख्वाहिशमंद नहीं। हम बात कर रहे हैं शाहज़ेब रिंद की। कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतकर टाइटल किया है अपने नाम। इससे पहले भी शाहज़ेब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के जो कॉम्बैटियर्स हैं उनको हरा चुके हैं। ये है वो मोमेंट कि जिस वक्त पूरा पाकिस्तान रश करता है। शाहज़ेब रिंद कराटे वर्ल्ड चैम्पियन, आज शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। मैं देख रहा था अभी ये जो आपकी फ़ाइट है, जो हम हाइलाइट्स दिखा रहे हैं, एक मौका भी ऐसा नहीं किया कि वो बेचारा अगला जो है उसको आपने पानी पिलाए बगैर उसकी धुलाई की है। हाउ इज़ द फीलिंग शाहज़ेब, कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग ग्रेट। इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए मैंने जो है सेकंड दफ़ा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग्स है, बहुत ही खुश हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया और आई डिड इट। शाहज़ेब, आपके फाइनल बाउट में कौन सा कंट्री का ये खिलाड़ी आपके सामने था? मेरे वर्ल्ड टाइटल की जो फाइट था उसमें लैटविया के अगेंस्ट मेरा फाइट था, जो कि फॉर्मर 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था और लाइट वेट कैटेगरी में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी हार्ड फाइट फॉर मी एंड इट वाज द हार्डेस्ट फाइट ऑफ माय करियर। लेकिन मुझे अपने ऊपर उम्मीद था, मैं अपना जो हार्ड वर्क था उस पर मुझे यकीन था और अपने कोचेस पे मुझे यकीन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक द चांस एंड आई वॉन द फाइट। आपने बताया कि लाटविया के अगेंस्ट आपकी ये फ़ाइट आपकी करियर की मुश्किल तरीन फ़ाइट थी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं, क्योंकि जो हम हाईलाइट देख रहे हैं उसमें तो जैब से लेके और पंचेस तक सारे जो है वो आप ही मार रहे हैं, अगला तो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। थोड़ा सा फ़ाइट को हम तक ज़रा पहुँचाएँ, उसकी जो टफनेस है उस तक हम तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, जो मेरा अपोनेंट था वो जो है काफ़ी कराटे कॉम्बैट में सबसे ओल्डेस्ट फाइटर है। ओजी, ही इज़ कॉल्ड ओजी ऑफ कराटे कॉम्बैट, जो कि 3 दफ़ा आलमी वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका है और कराटे कॉम्बैट के जो लाइट वेट कैटेगरी है उसमें नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में भी है। तो टफेस्ट इस वजह से था कि इसका एक्सपीरियंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा था और इसके फाइट्स भी काफ़ी मुझसे ज़्यादा थी। तो इस वजह से मेरा जो ट्रेनिंग कैंप था वो काफ़ी टफ था, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने गेम में इम्प्रूव किए थे ताकि मैं जो है जो हारने के चांसेस है उनको बिल्कुल कम कर सकूं, बिल्कुल ना होने के बराबर कर सकूं। तो जब फाइट शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा उसको डोमिनेट किया। फर्स्ट राउंड से लेके 5 राउंड तक मैंने पूरा जो है फाइट डोमिनेट किया और फाइट पूरी मेरी ग्रिप में थी और मैं अपना बेस्ट देना चाह रहा था कि मैं जितना बेस्ट दे सकूं ताकि पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि आई कैन बीट वर्ल्ड चैंपियन without any doubt or without anything. So I proved it. I dominated all the fight for the 5 rounds. शाहज़ेब, कोई इंजरी वगैरह तो नहीं आई आपको? और मुझे ये बताएं कि एज अ कराटे कॉम्पिटियर रिकवरी का कितना टाइम होता है फ़ाइट के बाद?
जी बिल्कुल, इंजरीज़ तो काफ़ी होती रहती है। अभी भी मेरा जो फुट है, आई थिंक आई ब्रोक माय फुट और समथिंग, और माय नी, मतलब इंजरीज़ तो पूरी बॉडी आपकी जो है कई दिनों तक पूरी बॉडी आपकी दर्द में रहती है, पेन होता है। लेकिन जब आप फाइट जीतते हो तो वो पेन आपको महसूस नहीं होता। और फाइट जीतना जो है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन फाइट के बाद जो है 3-3 दिन, मतलब पूरा 1 हफ्ता आप जो है आपकी बॉडी हर्ट हो रही होती है। हर पार्ट ऑफ द आपका बॉडी जो है हर्ट हो रहा होता है। क्योंकि जिसके साथ आप फाइट कर रहे हैं वो भी फाइटर है। ही इज़ ट्रेनिंग फॉर दिस, फॉर हिज एंटायर करियर, हिज एंटायर लाइफ। वो भी प्रोफेशनल है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस विक्ट्री के बाद माशाल्लाह से किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया, किसी हाई-अप ने राब्ता किया आपसे और मुबारकबाद वगैरह दी? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई मुबारकबाद आई है और ना उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ है। I did this for my country, not for government people. This is for youngsters, this is for my youth, and ये जो है मेरे यूथ के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, ताकि वो जो है बहुत ही बुरे चीज़ों में फंसे हुए, हैप्पीनेस नहीं है, तो ये उनके लिए एक हैप्पीनेस है मेरी तरफ से। नहीं, अफसोस की इंशाल्लाह। बात है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, कोई अब ना। हो जाएगा। आई विल मेक श्योर कि आपसे रब्ता लाजमी हो। अच्छा शाहज़ेब, ये भी मुझे बताएं कि अगली फ़ाइट आपकी कौन सी होने जा रही है, अगला टूर्नामेंट कौन सा होने जा रहा है? माशाल्लाह, यू आर द वर्ल्ड चैम्पियन नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ माय ड्रीम कि मैं ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल द टाइम बनूं और पाकिस्तान का जो है नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं और पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि हमारे पाकिस्तान से जो है वॉरियर निकल सकते हैं। और दिस इज़ माय गोल टू बिकम अ ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। और नेक्स्ट मेरा ये प्लान है, मैं लाइट वेट को जो है यूनिफाई करूं, फिर उसके बाद जो है यूएफसी के जो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं उनको मैं कराटे कॉम्बैट में बीट कर सकूं, उनके साथ फाइट करूं और उनको कराटे कॉम्बैट पिट में जो है बीट करूं। ज़बरदस्त। और शायद आखिर में हम देखते हैं हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत होता है। फिर जैसे आप हमारा रॉ टैलेंट है, फिर आप पे मेहनत होती है, आपको निखारा जाता है, संवारा जाता है, देन फिर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। एज एन एथलीट, एज ए पाकिस्तानी, आप समझते हैं आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि जब आपके पास एक इल्म है ना, माशाल्लाह से, ये आपके पास नॉलेज है, ये स्किल है, इस स्किल को मज़ीद नौजवानों तक फैलाने के लिए इस तरह की मज़ीद अकेडमीज़, या अभी इट्स टू अर्ली, अभी आप लड़ रहे हैं, बट करियर में एट सम पॉइंट आप ये सोचना चाहते हैं कि यार अब मैं ज़रा मज़ीद अपने प्लेयर्स बनाऊं, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने जैसे मज़ीद बनाए। जी बिल्कुल, कराटे कॉम्बैट में जब मैं आया था, मैं एज़ अ फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर था और एज़ अ फर्स्ट पाकिस्तानी वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो मेरा सबसे पहले गोल यही था कि मैं पाकिस्तानी जो बाकी फाइटर्स हैं उन सबको कराटे कॉम्बैट में इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ। इसमें काफ़ी फाइटर्स जो हमारे कराटे कॉम्बैट में, अब्दुल्ला चांडियो, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, उलूमी, अनीता करीम, उन सबको मैं जो है कराटे कॉम्बैट में मैंने मौका भी दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी फाइटर्स जो है उन सबको मौका दूँ। और बाकी जहाँ तक जिम की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ट्रेनिंग विद वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड। मेरा भी ये प्लान था कि हमारा जो यूथ है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो अपने यूथ के साथ शेयर कर सकूं। इस हवाले से गवर्नमेंट ने मुझे प्रॉमिसेस किए थे कि वो हमारे लिए जिम्स बनाएंगे वहाँ पे, ताकि मैं वहाँ पे अपने अंडर जो है हमारे जो यूथ है उनको मैं एजुकेशन दे सकूं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। अगर मैं आई वांट टू बी involved in youth, I want to help youth, I want to give my knowledge back to the community। तो ये मेरा प्लान है। अगर गवर्नमेंट जो है जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए जिम के हवाले से, अगर वो प्रॉमिसेस पे उतरती है तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर, आई विल हेल्प माय पीपल एज मच एज आई कैन। थैंक यू सो मच शाहज़ेब ब्रिन, क्योंकि आप जो चिराग जला रहे हैं उस चिराग से मज़ीद चिराग जलेंगे, रोशनी होगी। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो ये थे शाहज़ेब ब्रिन, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम किया है रोशन, वर्ल्ड कराटे चैम्पियन। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ मज़ीद स्टोरी से आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। फिर आपको कहते हैं शो में खुश आमदीद। तो देर आर वेडिंग बेल्स, वेडिंग वाइब्स, और किसकी है? पाकिस्तानी मारूफ वर्सटाइल अदाकारा कुबरा खान और रशीद रिश्ता अज़दवाज में बंधने को है तैयार। दिलचस्प अंदाज में इन्होंने शादी का ऐलान किया है। देयर यू गो। चलें, अब आपको लेके चलते हैं हम कराची के एक्सपो सेंटर, जहाँ पे एक ज़बरदस्त ऑटो फेस्ट का एहतमाम हुआ, और क्या ही ज़बरदस्त थ्रिलिंग एडवेंचर था। ये सब कुछ मैं अल्फाज में बताऊं तो इस इवेंट की जो शान है ना, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। लेके चलते हैं आपको, एंड लेट्स शो यू द कराची ऑटो फेस्ट।
शहर कराची और शहर कराची का ये है ऑटो फेस्ट। और क्यों ना हो, क्योंकि शहर कराची की बात ही अलग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू फाइंड एन एब्सोल्यूट न्यू एक्साइटिंग इवेंट। मेरे पीछे आप बाइक्स देख रहे हैं, मेरे उस तरफ गाड़ियां हैं और रौनक ही रौनकें हैं, मजा ही मजा है, क्योंकि बाइक्स की है घनगरज और फर्राटे मारती हैं गाड़ियां। सो वेलकम टू कराची ऑटो फेस्ट। कैसी लगी राइड? ये तो मुझसे पूछे मुझे कैसी लगी राइड। मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी राइड, मुझे इवेंट बहुत अच्छा लग रहा है। सामा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे से? अरे ज़बरदस्त, ये तो आपने एनर्जी भर दी है। मुझे सामा भाई जरा बताएं कि इवेंट क्या है, क्या होने जा रहा है, किन किन को इकट्ठा कर लिया आपने? देखें, ये ऑटो फेस्टिवल है। बेसिकली हम लोगों ने ऐसा डायनामिक ऑटो शो रखा था। हमने सोचा ये था कि ड्रिफ्ट भी हो रही हो, स्टंट्स भी हो रहे हो और साथ साथ अंदर ऑटो शोकेस भी हो रहा हो। तो हमारे पास अंदर लाइनअप गाड़ियों का ऑटो शोकेस का है, बाहर हमारे पास ड्रिफ्ट भी हो रही है और अभी आपने गाड़ी बाइक्स पे स्टंट्स भी देख लिए। तो ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। कितने बाइकर्स और कितने कार ड्राइवर्स, कितने ड्रिफ्टर्स तादाद? 100 बाइकर्स हैं, 50 ड्रिफ्टर्स हैं और अंदर 120 कार्स हैं। ओके, बाइक्स कौन कौन सी हैं? हर मॉडल की और हर नई टेक्नोलॉजी की बाइक है यहाँ पे, जिसमें से एक आप राइड कर चुके हैं ईवी। उसके अलावा कन्वेंशनल बाइक्स भी हैं जिनमें हाई सीसी की बाइक्स हैं, 2000 सीसी, 1500 सीसी, 1000 सीसी की बाइक्स भी। और गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत कुछ है, अभी आपको दिखाएंगे कितनी है। चले, जब बहुत कुछ है तो बहुत कुछ चल के देखते हैं भाई। मैं ज़रा चला अगले सीन्स ऑन है कराची ऑटो फेस्ट में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त महारत के साथ सारी ड्रिफ्टिंग हो रही है। आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। आया मजा, मुझे तो बहुत आया मजा। हाँ, लेकिन वो लोग जो घर पे इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्लेमर है, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। अपने घर की गाड़ी के साथ ये मत कीजिएगा। इसके लिए रफ्तार और महारत बहुत जरूरी है, इसके अलावा ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। ऑल राइट, तो ऑटो फेस्ट ने अपना रंग जबरदस्त जमाया कराची में। एक से एक बाइक, एक से एक गाड़ी, एक से एक बाइकर, एक से एक राइडर। कराची में इस तरह के इवेंट्स होना बहुत खुशाइंद है उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो बाइकिंग करें, ड्रिफ्टिंग करें। उससे बहुत बेहतर है कि जो लोग सड़कों पर ये काम करते हैं उनके लिए इस तरह की जगह प्रोवाइड की जाए और वो अपना शौक यहाँ पे ना सिर्फ पूरा करें बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस तमाम तर इवेंट का हासिल हुसूल था। बाय द वे अगेन द सेम मैसेज, डोंट ट्राई दिस एट होम। चलिए, वेदर की अगर बात कर लें तो आज मुल्क का मौसम कैसा रहेगा? बेशर इलाकों में सर्द है, जनवरी है, लेकिन अगर सिर्फ कराची की बात की जाए ना तो यहाँ पे अगर आप दोपहर में निकले तो आपको गर्मी मजबूर कर रही है कि थोड़ा बहुत हल्का जया एसी चला लें, क्योंकि धूप की तमाज़त बहुत तेज़ होती जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेम्परेचर्स की और आगाज़ करते हैं शहर कराची से ही। तो कराची का आज का टेम्परेचर क्या होने जा रहा है? मिनिमम 12 और जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम 29। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये जनवरी की बात कर रहे हैं और जनवरी में अगर मैक्सिमम 29 जो कि अराउंड दिन के 12-1 बजे होगा तो आगे आने वाले महीनों में क्या होने जा रहा है कराची वाले अभी से सोच लें। हैदराबाद की बात कर लें तो हैदराबाद में भी यही मामलात हैं। कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री
रहने का जो है वो इम्कान है। इसके साथ साथ मीरपुर खास की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 10, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। अगेन सेम नवाबशाह, यहाँ भी कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जा सकता है। लड़काना में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है। चलिए गवादर चलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। अब कम से कम यहाँ पे रहेगा 15, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री। और कोयटा की बात करें तो कोयटा यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 0 होगा, यानी कि नुक्ता इंजमाद तक पहुंच चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक रहने का इम्कान है। पार्टली क्लाउडी, अगर थोड़ी बहुत उसमें बारिश हो जाए तो आपका यहाँ पे चलना मुहाल हो जाता है। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत होगा 7, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री, लेकिन आसमान साफ रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं, यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। फैसलाबाद की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पे होगा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक रहने का इम्कान है। वेरी प्लेजेंट वेदर इन द कैपिटल सिटी। मरी की बात की जाए तो बहुत से लोग जाएंगे घूमने फिरने। मरी में सर्द हवाओं के साथ कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक रहने का इम्कान है। प्लेजेंट देन इस्लामाबाद। पेशावर की बात की जाए कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक रहने का इम्कान है। तो ये थे आज मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले टेम्परेचर्स क्या रहेंगे। चलिए अब दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिए ख्याल और शो देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।